Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel English Seekers 9. Thanks for choosing my video. In this video we are going to discuss about French structuralism. इससे पहले भी लिटरेरी थेरीज की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनको ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैंने इसमें लिटरेरी थेरीज बहुत डिटेल से कवर कर रही हूँ। हर कॉन्सेप्ट और हर टर्म को बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ। सो होपफुली कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। एंड इस वीडियो में हम लोग टाइटल, इंट्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ साइन डिस्कस करेंगे, सेमियोटिक्स, लैंगिन पैरोल, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, व्हाट आर साइंस, बाइनरी ऑपोजिशन, नरेटिव, नैरेटोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट टाइटल। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाती हैं। लाइक आप बॉडी पार्ट देख लें कि आपकी बोन्स मिलेंगी तो आपका पूरा स्केलेटन बनेगा। तो बोन्स क्या है, यूनिट है, एंड आपका जो स्केलेटन है वो स्ट्रक्चर है। तो आप दीवार ले लें, जो ब्रिक्स हैं वो लाइक का यूनिट काम करेंगी उसका दीवार का स्ट्रक्चर बनाने में। एंड मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जिस वर्ड के साथ ISM यूज़ हो जाए तो वो लिटरेरी थेरी या लिटरेरी मूवमेंट बन जाता है। तो जब स्ट्रक्चर के साथ लगा तो स्ट्रक्चरलिज्म बन गया। एंड स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ मेथड यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो ये स्टडी करते हैं व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, लाइक ह्यूमन को स्टडी करते हैं, एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। एंड लिंग्विस्टिक्स और अदर पीपल टू शो हाउ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, की कैसे कल्चर के जो एक्सपेक्ट्स होते हैं आर बेस्ड अपॉन सम अंडरलाइन स्ट्रक्चर। की कल्चर जो है वो स्ट्रक्चर के बगैर कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक कल्चर बनाती हैं, सोसाइटी को लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं। एंड द अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना वो स्ट्रक्चर की ही बेस होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का जो आगाज़ हुआ था ना 1950s में हुआ था इन फ्रांस। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब हर चीज़ बिखरी हुई थी एंड स्ट्रक्चर कोई भी नहीं था तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने ना इसको अपने वर्क में यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड 1970s में ये ब्रिटेन में आई। लेकिन जो 1970s से 1980s का पीरियड था ना, ये इसमें थेरीज बहुत पीक पे थी। इवन पीटर बैरी ने अपनी बुक में भी लिखा है कि ये थेरीज के अरूज का टाइम पीरियड था। एंड जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे उन्होंने जो स्ट्रक्चरलिज्म का रूट थी ना ये फर्डिनेंड डी सेशोर जो एक स्विस लिंग्विस्ट थे उनके वर्क से ली थी। वर्क का नेम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जो 1915 में पब्लिश हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 1970s में ब्रिटेन में आई लेकिन इसकी जो ओरिजिन हो चुका था वो 1950s में हो गया था। एंड एक राइटर हैं हैंस बर्टन, उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया। उन्होंने कहा क्यों हमेशा जो फॉर्मलिस्ट हैं, प्रेग स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, न्यू क्रिटिक्स हैं, वो हमेशा लिटरेरी वर्क में फॉर्म पर क्यों फोकस करते हैं, वो लिटरेचर के दिए हुए वर्क के मीनिंग पर क्यों नहीं फोकस करते। लाइक स्ट्रक्चर है, उसका एक मीनिंग है, तो वो क्यों ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करते हैं जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। तो नो डाउट फॉर्म जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये मीनिंग रेज करते हैं। जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनका मानना ये था कि टेक्स्ट की जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो मिलते हैं आपस में तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर जो है वो मीनिंग देता है। लाइक आप एक ले लें कि नाउन है, प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, एडजेक्टिव्स वगैरह हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स हैं टेक्स्ट के, और जब ये आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, वो सेंटेंस एक मीनिंग देगा। एंड जो स्ट्रक्चरलिज्म का प्रॉपर ओरिजिन था वो 20th सेंचुरी के आगाज़ में, जैसे मैंने 1950s बताया कि जो स्विस लिंग्विस्ट थे फर्डिनेंड डी सेशोर, उनके वर्क से स्टार्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज की स्टडी में एक इनकलाब पैदा किया था। तो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में स्ट्रक्चरलिज्म आई, लेकिन जो 19th सेंचुरी के लिंग्विस्ट थे उनका इंटरेस्ट लैंग्वेज की हिस्ट्री पर था। लाइक आप कह लें कि लैटिन से फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज कैसे डिवेलप हुई और कैसे वेस्ट जर्मनी से इंग्लिश और डच डिवेलप हुई। एंड वो चाहते थे कि हम एक ऐसा लॉ बनाएं जो लैंग्वेज की ट्रांजिशन के अमल को ना ऑब्जर्व करें या देखें। तो वो इस काबिल भी थे हिस्टोरिकल जो लिंग्विस्ट थे कि वो ऐसी रूल्स बना सकें, ऐसे रूल डिस्कवर कर सकें और वो जान सके कि कैसे मुख्तलिफ बहुत सी यूरोपियन ज़बानें जो थी, लैंग्वेजेस, वो डिवेलप हुई। लेकिन जो सेशोर थे उन्होंने एक डिफरेंट एंगल दिया। वो ये कहते थे कि बजाय कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और वो ग्रामेरियन से भी मुख्तलिफ सोचते थे क्योंकि जो ग्रामेरियंस होते हैं वो ग्रामेटिकल रूल्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि जो हम बात करते हैं या हम लिखते हैं तो वो हम ऐसे खुद ब खुद रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं जो हम लर्न करते हैं ना। इन शॉर्ट जो ग्रामेरियंस थे वो उस लैंग्वेज को स्टडी करते थे, एनालाइज करते थे जो हम यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं, जिसको सेशोर ने पैरोल भी कहा था। लेकिन जो सेशोर थे वो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि जो लैंग्वेज है वो वर्क कैसे करती है। फर्डिनेंड डी सेशोर के स्टूडेंट्स ने उनके लेक्चर्स को कंपाइल किया और फिर पब्लिश किया
1915 में, उनकी डेथ के 2 साल बाद, मीन 13 में डेथ हुई एंड 1915 में उन्होंने पब्लिश किया। तो ये आइडिया उस तरफ ले गया कि जो लैंग्वेज को सबसे पहले सिस्टम ऑफ साइन की तरह देखना चाहिए। एंड उन्होंने कहा कि जो साइंस होते हैं वो आर्बिट्रेरी होते हैं, मींस उन कोई अरेंजमेंट नहीं होती और बाद में ये एक अरेंज होके ऑर्गेनाइज होके सेट होते हैं। उनमें कोई जो मतलब उनका होता है वो कोई स्पेसिफिक फॉर्म की नहीं होती, बल्कि वो उनकी सिर्फ यही पहचान होती है कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मींस अगर एक कैट है तो वो कैट क्यों है? क्योंकि वो डॉग नहीं है। तो अगर डॉग है वो डॉग क्यों? क्योंकि वो कैट नहीं है। एंड द नेक्स्ट आर व्हाट आर साइंस? साइंस आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। जो सेशोर थे उन्होंने डिफ़ाइन किया था साइन को एज अ साइन इज़ कम्पोज्ड ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। जो साइंस होते हैं वो सिंपली वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, लाइक वे है, बैट है, कैट है, डॉग है। जो वर्ड्स हम अपने सराउंडिंग चीज़ों को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड जिस चीज़ को, जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं और जो हम बताना चाह रहे हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो आर्बिट्रेरी होना चाहिए। आर्बिट्रेरीनेस को सिर्फ हम वर्ड और जो वो रेफ़र कर रहा है वर्ड, उसके दरमियान एक फंडामेंटल रिलेशनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। एंड इवन सेशोर ने ख़ुद कहा था कि जो ऑल एलिमेंट्स हैं लिंग्विस्टिक सिस्टम में यूज़ होते हैं, उनकी सबसे प्रिसाइज यही खसूसियत है कि वो दूसरों में नहीं होती। लाइक अगर बैट है तो वो डॉग नहीं हो सकता, डॉग बैट नहीं हो सकता। तो उसने, सेशोर ने एक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस दिया था जो साइन को बताता है, जिस ज़बान से ये बना होता है और उसका मीनिंग भी बताता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्म एंड मीनिंग। फॉर्म और मीनिंग को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लाइक अगर हम एक वर्ड यूज़ करें वेज़, अगर हम उसको फॉर्म को चेंज कर देंगे, डेज़ या रेज़ लिख देंगे, तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और हमारे पास एक न्यू फॉर्म आएगी जिसका मीनिंग डिफरेंट होगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस दिया था सेशोर ने, उसमें ना सिर्फ लफ्ज़ों को एक दूसरे से अलग करता था बल्कि मीनिंग्स को भी अलग करता था। And the next heading is semiotics. Semiology is the systematic study of science processes. एंड जॉन लॉक ने इस सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था 17th सेंचुरी में, एंड फिर लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में जो सेमियोटिक थी वो मर्ज हुई एक मिच्योर वर्क के तौर पर। सेशोर और अमेरिकन फ़िलासफ़र थे चार्ल्स सैंडर्स, इन दोनों की म्यूचुअल वर्क के नतीजे में जो थी ना सेमियोटिक्स उभर के आई और उन्होंने डिफ़ाइन किया था साइन को एज समथिंग विच स्टैंड्स टू सम बॉडी फॉर समथिंग, यानी कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के लिए कुछ होती है। जो सेशोर थे उन्होंने लैंग्वेज को एज अ साइंस सिस्टम ट्रीट किया और साइंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर इज़ अ साइंस फिजिकल फॉर्म। लाइक अगर एक वर्ड है, आपने पढ़ रहे हैं एक टेक्स्ट में, आपने एक वर्ड देखा है कैट, तो आपकी जो मेंटल इमेज बनी है, आपने जो उसको इमेजिन किया है उसकी कैट को, वो सिग्निफाइड है। सिग्निफायर इज़ द मीनिंग और आइडिया एक्सप्रेस बाय अ साइन और द कंसेप्ट दैट अ सिग्निफायर रेफर्स टू, या फिर ऐसा कंसेप्ट जो सिग्निफायर रेफ़र कर रहा हो जिसको, उसको सिग्निफाइड कहते हैं। मींस जो वर्ड कैट है वो सिग्निफायर है और जो कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग आपने ली वो सिग्निफाइड है। एंड दीज वर्ड्स साइंस होते हैं असल में। वर्ड्स सिग्निफायर और जो इमेज फॉर्म होती है आपके माइंड में वो सिग्निफाइड। जी, लैंग एंड पेरोल का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये कॉन्सेप्ट फर्डिनेंड डी सेशोर जो एक स्विस लिंग्विस्ट थे उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में दिया था। उन्हें लगता था कि जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही कम्प्रीहेंसिव कोई चीज़ है जिसको साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हमें डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो फिर उन्होंने लैंग एंड पेरोल का कॉन्सेप्ट दिया। एंड आप स्लाइड्स पे देख रहे होंगे, लैंग एक सिस्टम होता है और जो पेरोल होता है वो उस सिस्टम का यूज़ होता है। मींस जो लैंग होता है वो एक वाइडर सिस्टम या वाइडर स्ट्रक्चर होता है और जो पेरोल होता है वो उस स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ अ साइन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। और जो पेरोल होता है वो उस सिस्टम को यूज़ करते हुए स्पीच या राइटिंग देना। लाइक हम अगर सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो रूल होगा, लैंग एक रूल होते हैं और पेरोल उस रूल का यूज़ होते हैं। एंड थर्ड इज़ व्हाट इज़ शेयर्ड बाय कम्युनिटी। लैंग एक रूल्स वो होते हैं जो कम्युनिटी शेयर करती है। लाइक हमें एक बने बनाए रूल्स मिलते हैं, ग्रामेटिकली हो सकते हैं, किसी लिहाज से भी। एंड पेरोल वो होता है जो इंडिविजुअल बोलता है। जो लैंग होता है वो किसी भी लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं और जो पेरोल होता है वो उन ग्रामेटिकल रूल्स को यूज़ करते हुए जो हम बोलते या लिखते हैं। एंड जो लैंग होता है वो किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स, ग्रामेटिकल रूल्स, प्रोनाउंसिएशन या दूसरे कंटेंट्स जो एक यूज़र के माइंड में होने चाहिए वो सारी चीज़ें बता देता है। और जो पेरोल होता है वो उन
को यूज़ करते हुए जो हम अपनी स्पीच में या जब हम लिखते हैं तो वो उनकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन यानी लैंग की फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन को पैरोल कहते हैं। लाइक आप ऐसे ले सकते हैं कि क्रिकेट है, उसके रूल्स हमें पता है, वो लैंग है, और जो हम खेलते वक्त उन रूल्स को नज़र में रखते हैं और उसके मुताबिक खेलते हैं, वो पैरोल है। And the next heading is binary opposition and the point is ancestors evolutionary process. एक कल्चरल साइन और जो वो एक्सप्रेस करता है मीन सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड, उनके दरमियान ज़रूरी नहीं कि रिलेशन आर्बिट्रेरी हो। इवन एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे उन्होंने भी सवाल में इंटरेस्ट रखते थे कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने कैसे ये दुनिया की सेंस डेवलप की, उनका एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या था, उन्हें माहौल के बारे में कैसे आगाही दी गई, जो जानवरों के पास वो सेंस नहीं थी जज करने की। तो जो बेसिक सेंस थी ना वो बाइनरी ऑपोजिशन पे थी, मीन्स अगर एक है तो दूसरा नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें एडिबल हैं, खाने के लायक हैं, कुछ नहीं है, कुछ क्रिएशंस ख़तरनाक है, कुछ नहीं है। तो इन ऑपोजिशन की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की एंसेस्टर्स ने, जिसमें ऑपोजिशन में रिलेट कर रहे थे, उन्होंने या तो प्रेजेंस शो करनी थी किसी की ऑब्जेक्ट की या फिर एब्सेंस शो करनी थी। एंड बाइनरी ऑपोजिशंस के ज़रिए दुनिया को डिवेलप करना ये एक नेचुरल प्रोसेस था, क्योंकि औरत और मर्द एक बाइनरी पेयर हैं, बायोलॉजिकली भी ऑपोजिट हैं। जैसे हमारा दायां हाथ है, बायां हाथ है, तो पेयर ऑफ ऑपोजिशन है। तो लेविस स्ट्रॉस जो थे उनकी बुनियादी अजम्पशन ये थी, वो कहते थे जो हमारे एंसेस्टर ने इस सिंपल मॉडल या स्ट्रक्चर से जो काम किया है ना और दुनिया पर ग्रिप हासिल की, तो ये बाइनरी ऑपोजिशन के थ्रू हुआ है। एंड इसके लिए जो प्रिमिटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट था वो भी ठीक, प्रिमिटिव मीन्स कदीम, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये भी बाइनरी था। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इस दुनिया को बहुत बेसिक टर्म में कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, जो प्रेजेंस और एब्सेंट पे था। मीन्स रोशनी है, दिन है, तो वो कहते थे दिन इसलिए क्योंकि अंधेरा नहीं है कुदरती और मैन मेड चीज़ों में कि ये हमने बनाई और ये अल्लाह ताला की दी हुई हैं। ऊपर नीचे, शोर खामोशी, पाक ना पाक वगैरह, ये सारी प्री हिस्टोरिक तजर्बात को ऑर्गेनाइज करके ना इनको पॉजिटिव और नेगेटिव कह लें बाइनरी ऑपोजिशन में भी डिवाइड किया गया। एंड जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे उनके लिए इन बाइनरी ऑपोजिशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि क्या चीज़ मैन मेड है और क्या नेचुरल है। मीन्स वो इसके थ्रू नेचर और कल्चर को, यानी जो मैन मेड था वो कल्चर था, तो वो उसकी स्टडी करते थे। एंड कुछ केसेस में हम जो ओरिजिनल ऑपोजिट्स के साथ मीनिंग अटैच कर लेते हैं, लाइक अगर कोई चीज़ खाने के लायक है तो हम उसके साथ पॉजिटिव ऐड कर देंगे, हालांकि वो तो नेचुरल है, और जो चीज़ें हमें किल करेंगी वो भी नेचुरल, जैसे जानवर हो सकते हैं लाइक, तो हम उनके साथ नेगेटिव मीनिंग अटैच कर देते हैं, नेगेटिव वैल्यू अटैच कर देते हैं। 1960s में लेविस स्ट्रॉस ने अपनी एक सर्च प्रपोज की जिसमें उन्होंने तमाम नैरेटिव्स लाइक शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, फिक्शन एंड इवन रिपोर्टेज, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ट्रैवल लिटरेचर की अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि नैरेटिव होता है अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स इन अ पोएम और नॉवल, और जो नैरेटोलॉजी होती है वो नैरेटिव्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हो, नैरेटिव विजुअलिटी होता है, एक्चुअलाइजेशन के इवेंट ऐड हो रहे हैं, रियलाइजेशन जब एंड होता है, सबको रियलाइज़ होता है, कोई ना कोई एंड निकलता है। नैरेटोलॉजी होती है क्रॉनिकल ऑर्डर कैसा है, मींस ये जो नरेशन हुई है उसका क्रॉनिकल ऑर्डर क्या था, तरतीब क्या थी, ड्यूरेशन यानी बिटवीन इवेंट्स ड्यूरेशन क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, पॉइंट ऑफ व्यू जो नरेट किया गया एक स्टोरी उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। सो इनको डिटेल में देखते हैं। जो अर्ली लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म था वहाँ एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर्स की एक अच्छी मिसाल एक आर्टिकल में दी गई। वो आर्टिकल क्लॉड ब्रेमन ने 1966 में पब्लिश किया और उस आर्टिकल का नेम था द लॉजिक ऑफ पॉसिबल नरेशन, कि एक कितनी नरेशन पॉसिबल्स हो सकती हैं। तो उन्होंने ये जो नरेशन का जर्नल मॉडल दिया, इसकी 3 अहम स्टेजेस हैं। एंड जो फर्स्ट फेज़ है ना वो विचुअलिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, मतलब नरेशन ऐसे सीन बनाते हैं जो एक्शन की पॉसिबिलिटी ऑफ़र करते हैं। और ये भी है कि नरेशन में ऐसा ज़रूर होता है, इवन अगर कोई खाली मैदान भी है जैसे वेटिंग फॉर गॉडो में हमने देखा, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन हमें ये वेट कराती है कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है, मीन्स एक्शन के होने का इंतज़ार किया जाता है। एंड द सेकेंड इज़ एक्चुअलाइजेशन। इस दूसरे फेज़ में एलिमेंट्स ऐड होते रहें तो जो नरेशन होती है, कहानी होती है, वो मोशन में रहती है, चलती रहती है, प्लस में चलती है। और अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो वो नेगेटिव में चली जाएगी। और ये पॉसिबल है, लॉजिकली परफेक्टली पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए कि स्टोरी नेगेटिव में चली जाए, आपके पास कहने को कुछ ना हो, इवेंट्स ख़त्म हो जाए। एंड दैट थर्ड इज़ रियलाइजेशन, मीन्स अगर जो नरेशन है वो प्लस मोशन में चलती है, यानी इवेंट्स ऐड होते रहते हैं, तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि अचीव कुछ किया जाए,
है उसमें स्टोरी में, और वो कोई रिजल्ट गेन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। एंड जब कुछ अचीव नहीं हुआ तो कोई इवेंट ऐड हो जाएगा, और जब कोई इवेंट हो जाएगा तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक नई स्टोरी का। और अगर स्टोरी फिर से शुरू होती है, उनके पास, नरेशन के पास फिर एक चांस है कि या फिर वो ट्रांजिशन ऑफ एक्शन यानी प्लस मोड में जाए, या फिर वहीं पे स्टोरी ख़त्म कर दे। और अगर फिर वो एक्शन को चुनता है यानी स्टोरी को और आगे लेके चलते हैं, तो फिर वो पॉसिबिलिटी रिटर्न होके आ जाएगी कि अब चॉइस ऑफ फेलियर है या चॉइस ऑफ अचीवमेंट है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो नरेशन होती है वो अनफोल्डिंग ऑफ स्टोरी होती है, और जो नरेटोलॉजी होती है वो नरेशन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे डिवेलप हुआ है। एंड जो नरेटोलॉजी है उसकी जो रूट्स हैं वो रशियन फॉर्मलिज्म से मिलती है, पार्टिकुलरली जो व्लादिमीर प्रॉप की बुक थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल्स, उसकी एक्सप्लेनेशन से। एक फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक हैं जेरन जेनेट, उनकी स्ट्रक्चरलिज्म टाइप उसे नरेटोलॉजी कहते हैं, और ये नरेशन के स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। लिटरेचर के इस एस्पेक्ट्स ने लंबे अरसे तक राइटर्स की जो अटेंशन थी उस पर कमांड रखा। एंड देन फिर राइटर ने डिसाइड किया कि वो अपनी कहानी किस तरह बयान करेंगे। नरेटोलॉजी का बेसिक मकसद ये था कि वो नरेशन के जनरल मॉडल को डिस्कवर कर सके और ये पता चला सके कि कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं जिसमें कहानियाँ बताई जा सकती हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स जिसमें एक्शन और इवेंट्स का पता चलता है कि किस लिहाज से, किस अरेंजमेंट के साथ उन्हें रखा गया। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि करैक्टर्स फ्लैशबैक में यानी अपने माजी में चले जाते हैं, और काफ़ी दफ़ा प्रेडिक्शन होती है और फ्यूचर देखा जाता है, फ्यूचर की बात की जाती है। एंड फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक जो जेनेट थे, उन्होंने दूसरी चीज़ जो डिस्कस की वो ड्यूरेशन थी। वो ये कंसर्न रखते थे कि एक वक्त में यानी जब स्टोरी लिखी गई है तो जितने वक्त में एक इवेंट हुआ है, हैपन हुआ है, जब आप बता रहे हैं तो उतनी देर लगा रहे हैं, लाइक जैसे जॉन वॉक्ड। तो अगर आप इसको कंटिन्यूस करेंगे तो ये सही नहीं लगेगा और अनएक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। मीन्स कि जब एक स्टोरी लिखी गई, एक नरेशन हुई, तो जितनी देर उन्होंने लिखने में लगाई या एक्ट करने में लगाई, तो अगर आप पढ़ने में या सुनाने में इतनी देर लगाएंगे तो वो एक अच्छा इफ़ेक्ट पैदा नहीं करेगा। एंड द थर्ड वन इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि एक इवेंट अकर हुआ है स्टोरी में, नरेशन में, तो जब जितनी दफ़ा हम उसको नरेट करते हैं, हम अपनी ज़बान से सुनाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। और जेनेट के ये सारे इन टाइप्स में जो सबसे मुश्किल था वो पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब एनालाइज करना था, क्योंकि जब एक राइटर लिखने बैठता है स्टोरी या नरेशन तो वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं नरेशन की, या वो राइटर खुद कहानी के अंदर एक करैक्टर बनकर फर्स्ट पर्सन में नरेट करे, या फिर उसको थर्ड पर्सन की नरेशन में ले जाए। एंड जो जेरेंट है उन्होंने फर्स्ट पर्सन नरेशन को होमोडिजेटिक कहा और थर्ड पर्सन नरेशन को हेट्रोडिजेटिक कहा। होमोडिजेटिक नरेशन वो होती है जिसमें जो स्टोरी है वो एक करैक्टर के थ्रू डिलीवर हो और वो समवन एक्टिवली इन्वॉल्व हो उस नरेशन में, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ होता है। एंड हेट्रोडिजेटिक नरेशन में जो नरेटर होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता नरेशन में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक राइटर है, उसने किसी करैक्टर को अपना नेम दे दिया है, लेकिन वो ये शो नहीं करेगा कि वो खुद है, बल्कि मे बी कुछ इवेंट्स उसके साथ मैच हो रहे हों, एंड इस केस में भी वो थर्ड पर्सन नरेशन ही काउंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर्स 9 और बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर दें ताकि जो हर न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। होप सो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स अगेन।